ओके। तो उसके पापा ने सुसाइड कर लिया, और जब वो सुसाइड करता है तो लगभग 9 साल तक खाना नहीं खाता है। ठीक है, मैंने एक कल वाली वीडियो पोस्ट कर दी, उसमें एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं की। और जब वो ऐसा हो जाता है तो आखिर क्या वजह रही होती है, तो हम लोग पहुंचते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ी जाती है, जिसमें जर्मनी बहुत पावरफुल होता है लेकिन हार जाता है जब अमेरिका एलाइड पावर का साथ दे देता है। और जैसे ही जर्मनी हारता है वैसे ही ये लोग जर्मनी लोग पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं। और जब ये कंगाल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि एक बैमर जगह पड़ती है, वहां पे एक पार्टी बनती है नेशनल असेंबली द्वारा, जिसका नाम होता है बैमर रिपब्लिक। बैमर रिपब्लिक जैसे ही आती है वैसे ही ये एलाइड पावर के साथ में एक ट्रीटी कर लेती है, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में होता क्या है कि जो एलाइड पावर होती है वो इनसे लगभग लगभग सब कुछ छीन लेती है, कोयला, आयरन और जो भी इनके रिसोर्सेस वाली जगह होती है वो सब छीन लेती है। और ये जो ट्रीटी होती है ये होती है नवंबर में, और जब ये नवंबर में होती है तो इसको नवंबर क्रिमिनल बोल देते हैं। ठीक ठीक आगे चल के जर्मनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। जब हालत खराब हो रही होती है तो अमेरिका ही आता है इसकी मदद करने, जिसकी वजह से ये इसकी हालत हुई थी। तो अमेरिका जब मदद कर रहा होता है, ठीक उसी समय पे होता क्या है कि अमेरिका का जो एक्सचेंज है वो क्रैश कर जाता है, जिससे वहां पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। और जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है उससे अमेरिका की भी जो इकोनॉमी वो भी बिगड़ जाती है, और जर्मनी था वो अमेरिका से ही हेल्प ले रहा था। ठीक, तो जर्मनी की भी सिचुएशन बिगड़ गई है। अब इन सब सारी चीजों को देखते हुए हाइपर इन्फ्लेमेशन जैसी घटना घट जाती है। जब हाइपर इन्फ्लेमेशन आता है ठीक इसी समय एक शख्स ऐसा होता है जिसने अलाइड पावर के खिलाफ जर्मनी की तरफ से युद्ध लड़ा था, वार लड़ा था, जिसका नाम था हिटलर। और हिटलर आता है और उसे पता चलता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी हो चुका है, सब कुछ छीन ले जा रहे हैं, फ्रांस के बाद में रूवर भी छीन लेता है। तो हिटलर क्या करता है, एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। वो पार्टी ज्वाइन करता है, धीरे धीरे उसका हेड होता है और एक खुद की पार्टी बनाता है जिसका नाम होता है नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी शुरुआती दौर में तो बहुत कम चुनाव जीतती, वोटों से जीतती, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा वोटों से जीतकर एक मेजोरिटी में जर्मन में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हिडेनबर्ग होते हैं वहां के प्रेसिडेंट हिटलर को वहां का चांसलर अपॉइंट कर देते हैं। जब वो चांसलर बन जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है, वो विचार होता है कि हमको डिक्टेटरशिप लानी चाहिए, और उसे मौका भी मिलता है। उसे मौका तब मिलता है जब वहां पे उसके जो पार्लियामेंट है रिस्टेक में, वहां पे आग लग जाती है, आग भी लग जाती है, और ठीक कुछ दिन बाद वो इनेबलिंग एक्ट पास बिल पास कर देता है, जिसके होते हुए वो जो डेमोक्रेसी थी वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। धीरे धीरे चुनाव वो क्यों जीत पाता है, इतने अच्छे से चुनाव जीतने की जो वजह होती है वो ये होती है, बहुत पावरफुल स्पीकर था। एक तो ये अच्छा बोल लेता था, तो अच्छा बोल लेता, और उसने वो वादे किए थे जिस वादे से जर्मनी की जनता का ये हाल हुआ था। ठीक, तो जब वो चुनाव जीत जाता है वो सारे वादे भी पूरे करता है। तो अब हम बात करेंगे, तो हिटलर सबसे पहला जो काम करता है वो हिटलर काम ये करता है कि हिटलर अपॉइंट कर देता है किसी इकोनॉमिस्ट को, एक बुलाता है जिसका नाम होता है हेजामलर स्कैट। ठीक, ये इसका नाम है, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, ये इसको अपॉइंट कर देता है। ये इकोनॉमिस्ट क्या करता है, ये इकोनॉमिस्ट के साथ साथ हिटलर का एडवाइजर भी है। हाँ कि भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ये काम करो। तो ये इसको अपॉइंट करता है। ये क्या करता है, दो काम करता है। पहला कहता है कि हम फुल प्रोडक्शन करेंगे, कई सारी चीजें खूब बनाएंगे। जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वर्कर चाहिए होते हैं। और जब हमारे पास वर्कर्स होंगे तब हम एम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा। ये दो काम करता है जिसकी वजह से जर्मन की जो इकोनॉमी होती है बहुत अच्छे से रन कर रही होती है, जिसमें से वो सुपर हाईवे बनने लगते हैं, और लगभग जो बॉक्स वैगन जैसी कार होती है मैगी मैगी, ये बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं। लेकिन हिटलर हिटलर था, उसके मन में भी नाजी पार्टी। वो क्या करता है, ठीक हिटलर उसी समय एक और काम करता है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर देता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है
कि हमारे किसी दूसरे देश के साथ कैसे संबंध रहेंगे, कैसे रिलेशन रहेंगे, उसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो हिटलर क्या करता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दिया। पहला काम क्या करता है कि 1933 में जो जर्मनी है, ये जर्मनी मतलब है कि हिटलर ही है इस समय जर्मनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हिटलर। और हिटलर से पहले कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वेमर रिपब्लिक। ठीक, तो ये हिटलर ही है जिसने जो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जर्मनी पहला काम क्या करती है कि लीग ऑफ नेशंस बनती है। लीग ऑफ नेशंस बनने की जो सबसे बड़ा वजह थी वो ये थी कि हमारे कभी युद्ध ना हो, कभी वार ना हो, शांति बनी रहे। तो हिटलर क्या करता है कि जर्मनी को विड्रॉ कर लेता है 1933 में, किससे, लीग ऑफ नेशंस से, पहला काम। ठीक, दूसरा काम क्या करता है, ये जो हिटलर होता है राइनलैंड को रीऑक्युपाइड कर लेता है। जो राइनलैंड छीन गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत। ठीक, तो हिटलर क्या करता है, उसको रीऑक्युपाइड कर लेता है। कब करता है, 1936 में। और सुनिए साहब कि 1938 में वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को लगभग लगभग एक मिला देता है। ठीक, और कौन से स्लोगन के साथ मिलाता है, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। इस स्लोगन के साथ हिटलर जर्मनी ऑस्ट्रिया को एक कर देता है। कब करता है, 1938 में, पहला काम। दूसरा काम करता है कि राइनलैंड को रीऑक्युपाइड कर लेता है, एलाइड पावर से छीन लेता है। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करता है कि जर्मनी को विड्रॉ कर लेता है लीग ऑफ नेशन से। तो हिटलर इस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया जाए कि हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या किया था, तो आप भी 3 पॉइंट बहुत अच्छे से लिख दो, फुल नंबर मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, थके हुए हो गए। पेपर कैसा गया, ठीक है गया होगा, कोई बात नहीं। एसएसटी का पेपर तुम्हारा सुपर हिट जाएगा, सुपर हिट। इसके बाद क्या करता है कि हिटलर जो होता है, हिटलर अपने इकोनॉमिस्ट को रिमूव कर देता है। इकोनॉमिस्ट कौन था, हेजामलर, इसको रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव करता है, इसकी क्या वजह है? हिटलर इसलिए रिमूव कर देता है कि हेजामलर ये बोलता है कि देखो भाई, आपने एक तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज कर ली है, आपने अपने लीग ऑफ नेशंस को भी हटा लिया है, और दूसरी बात है कि आप रीऑक्युपाइड कर रहे हो, जो चीजें चली गई हैं। ठीक, और तीसरी चीज है कि आप जो हमारे में नहीं उसको मिला भी रहे हो। ये कौन कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है, एडवाइजर बोल रहा है। किससे बोल रहा है, हिटलर से। क्योंकि हिटलर ने इकोनॉमिस्ट से बोला ये था कि साहब हमारे देश में जो भी गरीबी है इसको दूर करने के लिए आप बताइए क्या करिए। ये वो क्या करता है, ये सारी चीजें कर रहा है। हिटलर को लग रहा कि नहीं, तो ये जो है हिटलर को एडवाइस करता है, सलाह दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाइए, कोई भी वॉर मत लड़िए, अपने देश को प्रॉस्पेरिटी में तब्दील करिए, बदलिए उसको। तो हिटलर क्या जवाब देता है, वो कह रहा है कि जो देश अमीर है, ठीक, हम मेहनत क्यों करें, हम अपने आप को अच्छा क्यों बनाए, हम अपने आप को अमीर क्यों बनाए। जो देश अमीर है उन पे अटैक कर लेते हैं और उनका अपने में मिला लेते हैं, अपने आप अमीर हो जाएंगे। ठीक, यानी कि सीधा मतलब था कि एक ऐसा बच्चा है क्लास में जिसके मैडम कह रही कि बेटा होमवर्क पूरा करो, वो बच्चा क्या करेगा, मैडम हम होमवर्क पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जिसका होमवर्क पूरा होगा उसकी कॉपी उठाएंगे, कॉपी फाड़ेंगे, अपना नाम चिपका देंगे। तो ये भी ठीक काम ये भी हिटलर करता है। हिटलर का यही मानना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो देश सही होंगे, अमीर होंगे, उन पे हम कर देंगे अटैक, और फिर अपने मिला लेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे, क्या करना, हम क्यों मेहनत करें। तो ठीक काम करता है हिटलर, वॉर कर देता है। और जर्मनी जो अटैक कर रहा है 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को हिटलर एंड जर्मनी अटैक कर देता पोलैंड पे। ठीक, और जब जैसे पोलैंड पे ये अटैक करता है तो पोलैंड का साथ देने के लिए आ जाते हैं फ्रांस और इंग्लैंड, पोलैंड का साथ देने के लिए आ गए। और जैसे ये पोलैंड का साथ देने के लिए आ गए, इधर हो गए 3 देश, और यहीं से शुरुआत हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सिर्फ एक बंदे की वजह से, इस पागल की वजह से, हिटलर की वजह से। अगर यही ये इसकी बात मान ले, अपने अपने फोकस रखे, तो किसी दूसरी चीजें क्यों छीनना। अब देखिए साहब, फ्रांस और इंग्लैंड पोलैंड का साथ देने के लिए आ गए। तो ठीक सितंबर 1940 में एक पैक्ट साइन होता है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। वो पैक्ट का था ट्रिप्रेट पैक्ट। ठीक, इस पैक्ट में क्या होता है कि जर्मनी का साथ देने के लिए इटली और जापान आ जाते हैं। हाँ,
इस समझौते के तहत सितंबर 1940 में इटली एंड जापान इसको एसोसिएट करते हैं, इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो एक तरफ कौन हो गया? जापान, इटली और जर्मनी। दूसरी तरफ कौन हो गया? हो गए। बस फिर क्या, बंटवार शुरू। फिर क्या होता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट था हिटलर का, थोड़ा मूडी टाइप का था, ठीक, ओवर कॉन्फिडेंट था। 1940 चल रहा है और 1941 में जर्मनी अटैक कर देता है सोवियत यूनियन पे, रशिया पे अटैक कर देता है। तो इधर इसने, जर्मनी ने अटैक कर दिया है रशिया पे अटैक कर दिया है। और रशिया पड़ता है इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में पड़ता है इंग्लैंड। और इंग्लैंड पहले किसका हिस्सा था? एलाइड पावर का। ये भी एलाइड पावर का हिस्सा था। तो ये जो जर्मनी है इधर से भी गिर गया, इधर से भी गिर गया, और इन दोनों ने इस पे हमले कर दिए, जर्मनी पे। इधर रशिया ने भी हमला कर दिया और उधर उसने भी हमला कर दिया। सारी चीजें वर्ल्ड वार चल रहा है, यहां स्टार्ट हो चुका है 40 में आसपास। अब होता क्या है कि यूएसए नहीं चाहता था कि हम फिर से आए, क्योंकि यूएसए पावरफुल कंट्री है। ठीक उसी प्रकार जैसे 1918 में यूएसए आता है और तख्ता पलट जाता है, ठीक उसी प्रकार से यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम आए। लेकिन इन लोगों का जो साथ दे रहा था जर्मनी का, वो कौन दे रहा था? जापान। और जापान लगातार एक्सपेंड कर रहा था ईस्ट की तरफ। जापान एक्सपेंड कर रहा है ईस्ट की तरफ, और एक्सपेंड करते करते उसने लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पे कब्जा कर लिया। किसने? हाँ, इन तीनों को बोला जाता है इंडो चाइना। इस पे जापान ने कब्जा कर लिया। खैर कोई बात नहीं, आप कब्जा कर लो। दूसरी, जापान ने जो सबसे बड़ी गलती करी कि यूएसए पे अटैक कर दिया। यूएसए का एक बेस कैंप था, नेवल बेस कैंप था यूएसए का, उसका नाम था पर्ल हार्बर। उस पे जापान ने अटैक कर दिया, उस जगह पे जहां पे यूएसए नहीं चाहता था कि वो किसी प्रकार से अपने उसमें आए। लेकिन जैसे ही जापान ने यूएसए पे अटैक कर दिया, तो कहते नहीं है कि जब पावरफुल बंदा आ गया तो कहानी, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। यूएसए क्या करता है, 8 दिसंबर 1941 को एंट्री कर लेता है वॉर में। यूएसए की एंट्री हो चुकी है, जैसी एंट्री होती वैसे ही युद्ध खत्म। जैसी एंट्री हुई वैसे ही युद्ध यूएसए खत्म कर देता है। तो उसमें इसे जैसे ही ये वॉर फिनिश होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है जर्मनी पे? जर्मनी हार गया, फिर से हार गया और क्या है। और जो जापान है, जापान के हिरोशिमा पे एटम बम से अटैक कर दिया है। किसने? यूएसए ने। 1945 की बात है ये। यूएसए ने अटैक कर दिया है जापान। इसलिए नहीं, ये भी चल ही रहा है। 1941 एंट्री होती है, मतलब मेरा कहने मतलब जैसे आया वैसे तो नहीं खत्म होगा ना। हाँ, किसकी वजह से खत्म होता है? यूएसए की वजह से खत्म हो जाता है। और वैसे खत्म हो जाता है जब ये जो एटम बम गिरा दिया। और एटम बम गिराने का ये इम्पैक्ट हुआ कि वहां पे जो आज जो भी जनरेशन आ रही है, आज भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि इतनी सारी रेस निकलती हैं। तो जापान पे इसने बम गिरा दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका पे जापान पे अमेरिका का बम गिरते ही युद्ध खत्म हो जाता है, जर्मनी हार जाता है, फिर से वही आ गई। अब तुम खुद सोचो कि सिर्फ एक शख्स की वजह से, किसकी वजह से? हिटलर की वजह से फिर से पूरे देश की कहानी बदल जाती, पूरे वर्ल्ड की कहानी बदल जाती है। अगर हिटलर ये सब नहीं करता तो जापान पर बम गिरता नहीं गिरता। ना जापान पर बम गिरता, ना अमेरिका का ये नुकसान होता, ना रसिया पे ये इसका अटैक होता, ना इसका अटैक होता, और ना ये जो ये आ गया इटली आ गया, ना इसको इम्पैक्ट होता, और फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड पे आ गया, ये 3 देश कंट्री अफेक्टेड ना होता नहीं होता। किसकी वजह से हुआ ये सब? हिटलर की वजह से। अब ये तो हो गया साहब। फिर क्या होता है कि जर्मनी में एक जगह पड़ती है न्यूरनबर्ग। यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बनता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब है एक बोर्ड, एक कमेटी,
एक ग्रुप, ठीक, एक ग्रुप बनता है, ट्रिब्यूनल बनता है, उस ट्रिब्यूनल का नाम होता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। जिसमें क्या, जिस ट्रिब्यूनल में ज्यादातर होते हैं रिटायर्ड जज, ज्यादातर रिटायर्ड जज इसमें होते हैं। वो जज का काम ही होता है कि सही क्या गलत किया। वो ये जो ट्रिब्यूनल है ये क्या करता है कि जो एलाइड पावर है ये पनिश करती है नाजी पार्टी को। हाँ, नाजी पार्टी किसकी थी? हिटलर की। अब एलाइड पावर इसको ढूंढ ढूंढ के पनिश कर रही है, तुम लोग कहां छिपे हो। पनिश, नाजी पार्टी क्यों पनिश कर रही है? क्योंकि इसी पार्टी ने पूरी पूरी पीस खत्म कर दी थी, पूरे वर्ल्ड में उधम मचा के रखी थी। इसी पार्टी की वजह से जो ह्यूमैनिटी थी वो खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी? क्योंकि हिटलर ने, यानी कि हिटलर की नाजी पार्टी ने लगभग 6 मिलियन ज्यूस को मरवा दिया। 6 मिलियन ज्यूस को मरवा दिया था। लगभग 2 लाख लोगों को, जीएसपी, इनको मरवा दिया। 1 लाख पोलिश सिविलियन को मरवा दिया और लगभग 70,000 जर्मन लोगों को मरवा दिया था। किसने? हिटलर, यानी कि हिटलर की नाजी पार्टी ने। तो सबसे बड़ा इसने ह्यूमैनिटी भी खत्म कर दिया था। अब तुम खुद सोचो, जिस समाज में एक ऐसा दरिंदा हो जो किसी को भी नहीं बख्श रहा है, तो उससे पनिश करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। उसी जरूरत को पूरा करने के लिए जो एलाइड पावर है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के तहत इन सबको पनिश कर रही है। ठीक, तो पनिश क्यों कर रही है, इनके क्या अत्याचार थे, सब लिखा हुआ है। अब जो नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो ये थी कि नो इक्वलिटी, नो इक्वलिटी इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कोई भी बराबर नहीं है। ये नाजी पार्टी की वो थी, आइडियोलॉजी थी। कैसे बराबर नहीं? जो नाजी की आइडियोलॉजी थी वो प्रायोरिटीज देती थी किसको? जिस ऐसे लोगों को जिनकी आईज ब्लू होती थी, ब्लू आईज। हाँ जी, हाँ ठीक, ये तो फिर मैं, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। आप कितने बजे आ जाओगे? मैं हाँ हाँ ठीक है, जाओ बेटा, ले लो गिलास, क्या रो 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे। तो नाजी की आइडियोलॉजी है कि कोई भी बराबर नहीं है। जैसे ये प्रायोरिटीज देते थे जिनकी आइज ब्लू होती है, ब्लू आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, कुछ इस टाइप का। जिनके जो हेयर होते थे ब्लॉन्ड होते थे, ऐसे लोगों की नाजी पार्टी लोग प्रायोरिटीज देते थे। और ऐसे लोग जिनकी आइज ब्लू थी, ऐसे जिनके हेयर ब्लॉन्ड थे, ऐसे लोगों को बोला जाता था नॉर्डिक आर्यंस। यानी कि जो नाजी पार्टी थी वो नॉर्डिक आर्यंस को प्रायोरिटी देती थी। नॉर्डिक आर्यंस कौन लोग? हाँ, जिस लोगों को कोई प्रायोरिटीज नहीं देती थी। जूस लोगों को कोई प्रायोरिटी नहीं देती थी, बल्कि इन लोगों को खूब प्रताड़ित करती थी, खूब हेरस करती थी और उनको मार देती थी। इनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया है, जूस लोगों को खूब अत्याचार नरसंहार हुआ है। और इनको मारने का एक तरीका हुआ करता था कि इनको गैस चैम्बर में बांध दिया जाता। मान लो ये कमरा है, चैम्बर है, इसमें गैस है, बंद कर दो, घुट जाओ, घुट घुट के मरो। ठीक, क्या? हाँ, तो इनकी आइडियोलॉजी थी कि जिस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, गैस चैम्बर में बंद करके इनको मार रहे थे। और इनके खिलाफ, ज्यूस के खिलाफ जनता और ज्यादा भड़क जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ फिल्म चलवाते थे, मैगजीन्स चलवाते थे। एक उसमें एक फिल्म का नाम था द इंटरनल
इटर्नल ग्रीस, ये फिल्म चलवाई गई, मूवी चलवाई गई कि लोग इस मूवी को देखेंगे, नफरत करेंगे इनसे और काम आसान हो जाएगा हिटलर का। ठीक, इतनी नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्यों नफरत करते थे ये भी है। ये इसलिए नफरत करते थे क्योंकि इनका मानना था कि ये दूसरे देश के लोगों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे, दूसरे लोगों को लोन दे देते थे, पैसे दे देते थे, और ये लोग जो है उसको ईसा मसीह को नहीं मानते थे, या ईसा मसीह को मरवाने में इनका हाथ था जीवित लोगों का। तो हिटलर इनको इसलिए पसंद नहीं करता था। और इनका जो टारगेट होता था नाजी पार्टी का, वो होते थे बच्चे। ठीक, इनका टारगेट होता था बच्चे, कि अगर आज जो बच्चा है उसके मन में पहले से ये बात डाल दे कि हमको किससे नफरत करनी है, जो इससे नफरत करनी। ठीक, तो हमको जो नफरत करनी है वो जीव से नफरत करनी है। अगर बच्चे के मन में बात डाल दिया कि तुमने कभी सीखा था कि हमारा कौन सा धर्म है, हमें क्या करना है, कोई नहीं, बच्चे सुबह से चला रहा है। फिर जैसे जब ये यूथ होते होते इनके मन में ये बैठ जाता है कि जो हिटलर है वो क्या है, गॉड है, अच्छा नहीं भगवान है। हिटलर क्या है? भगवान है। ठीक, अब हिटलर हो गया भगवान, जिस लोगों को खूब मरवा रहा है, मैगजीन में छपवा रहा है, फिल्म में दिखवा रहा है, और इतने लगभग 6 मिलियन जीव को मरवा भी चुका है। किसकी आड़ में? युद्ध की आड़ में, वॉर के बहाने मरवा चुका है। फिर ये क्या करता है, ये यूथ इसको भगवान मानते रहे या भगवान मानने लग जाए, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। हाँ, 10 से 14 साल के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाता है, जंग बोल्क। जंग बोल्क में क्या होता है कि ये जो 10 से 14 साल के लोग हैं, इनको आइडियोलॉजिकली और फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती है। हिटलर दिलवा रहा था कि इनको ट्रेनिंग दो कि भाई हमारे लिए काम करना है। जब ये 14 साल से ऊपर हो जाए तो इनको एक ऑर्गेनाइजेशन था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन 1927। मतलब ये पहले चल रहा है ना। अब यहाँ तो इसको सजा वजा सब मिल गई है। अब क्यों सजा दी गई, क्या हो गया? हाँ, अब जब नाजी पार्टी किसके खिलाफ थी? ज्यूस के खिलाफ थी, और जो हेलमुट के जो पापा थे वो हिटलर के समर्थक थे। ठीक, हेलमुट के जो पापा थे वो हिटलर को समर्थक थे, उसे मानते। समर्थन का मतलब था हिटलर के साथ में थे, कि हम हिटलर के उस पार्टी में थे, नाजी पार्टी में थे। अब नाजी पार्टी इसलिए बता रहा हूं, इसीलिए उसने वो सुसाइड किया था, उसके पापा ने। क्यों किया था? हिटलर के समर्थन में थे, उसके सपोर्ट में थे। ठीक, जब देखा गया कि जब ये लोग मार रहे हैं नाजी पार्टी वालों को, तो उनका भाई मारे जाएंगे तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है 10 से 14 साल के बच्चों के लिए, जंग बोर्ड। उसके बाद क्या होता है कि 14+ वाले, क्या हो गया, 14+ वालों के लिए नाजी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है 1927 में। ऐसे थोड़ी ना इसमें जुड़ा होगा। 18 साल से जो ज्यादा लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए तैयार करता है लेबर सर्विस के लिए। लेबर सर्विस, लेबर यानी कि अभी हमारे लिए काम कर सकता है, उनको मिलिट्री में भर्ती करता था, उनके अपने सेना में भर्ती करता था, उनके अपने गिरोह में भर्ती करता था, ऐसे काम करता था। और भर्ती कौन होते थे? बच्चे। बच्चे ही तो बड़े होंगे भाई, तो यूथ बनेंगे। ठीक, तो ज्यादा बच्चे हो, इसके लिए वो क्या करता था, उसके लिए वो ऐसी ऐसी वुमेन्स जिसके 4 बच्चे हैं उनको ब्रॉन्ज देता था, गोल्ड। हाँ, और खूब कहता था कि खूब बच्चे पैदा करो। क्यों बच्चे पैदा करो?
क्योंकि वो बच्चे होंगे पर यूथ होंगे, फिर हम आपको भगवान मानेंगे, हमारी सेना तैयार होगी, सेना तैयार होगी, कुछ भी करेंगे और दूसरी कॉपी फाड़ के अपना टाइटल चिपका के अपनी कॉपी दिखा देंगे हमारा जर्मनी ऐसा है। जापान पे जो युद्ध, जापान सबसे बड़ी गलती कर देता है जोश में आके कि इस पे अटैक करता है, पर ये क्या कर देता है, इस पे एटम बम से कर देता है। दूसरी, आज तक जापान को अमेरिका ने डीमिलिटराइज करके रखा है। जापान की अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, जापान की मिलिट्री वही है जो अमेरिका की मिलिट्री है। जापान पूरी तरीके से कब्जे में है आज तक, किसकी वजह से? हाँ, तो ये है पूरा, फोटो खींचिए, हो गया तुम्हारा चैप्टर। हाँ, बंद कर दो।